नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का मोदी का एजेंडा अपने हाथ में ले लिया है। उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के तुरंत बाद शरद पवार, अमरिंदर सिंह और मेघालय के कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकुल संगमा से मुलाकात की थी। अमरिंदर सिंह ने अलग पार्टी बना ली है और कांग्रेस को पंजाब में चुनौती दे रहे हैं। वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सबक सिखाने और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए किसान आंदोलन को नाकाम करने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि वो एक दो दिनों के अंदर किसान आंदोलन को ध्वस्त कर देंगे। मुकुल संगमा कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और मेघालय में कांग्रेस को तीसरे नंबर की पार्टी बना करके फिर से विपक्ष के नेता बन चुके हैं। मेघालय में रातों रात कांग्रेस की लुटिया डुबोने की सारी रणनीति प्रशांत किशोर ने मेघालय में बैठकर बनाई थी मुकुल संगमा के साथ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अब यूपीए के घटक दलों से बातचीत शुरू करने की रणनीति अपनाई है ताकि कांग्रेस को अलग थलग किया जाए क्षेत्रीय दलों से। इसी रणनीति के सिलसिले में ममता ने दिसंबर के शुरू में महाराष्ट्र का दौरा करके यूपीए के घटक दल यानी कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी के नेता शरद पवार और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। शरद पवार की एनसीपी और आदित्य ठाकरे की शिवसेना इस समय सत्ता में है और उन्हीं की बदौलत कांग्रेस वहां सत्ता में भागीदार है। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह कांग्रेस का तख्ता पलटने की रणनीति बना रहे हैं, तो इधर ममता की रणनीति महाराष्ट्र में मेघालय दोहराने की है, यानी कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल करना और फिर तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की साझा सरकार बनाकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना। ग्राउंड वर्क प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पंजाब और मेघालय में किया था। शरद पवार की मौजूदगी में ममता बनर्जी का यह कहना कि यूपीए नाम की कोई चीज नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शरद पवार की मौजूदगी में कही गई यह बात भविष्य का संकेत देने के लिए काफी है। इतना क्या कम था कि उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आप हर समय विदेश में नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक व्यवहार के कारण कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है और यूपीए के सहयोगी दल भी कुछ करने की स्थिति में नहीं। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को नपुंसक करार देते हुए खुद को मोदी से लड़ने वाला सक्षम योद्धा बताया है। ठीक उसी समय जब ममता बनर्जी राहुल पर हमले कर रही थी, प्रशांत किशोर जो उनका रणनीतिकार है, उन्होंने आग को और भभकाते हुए एक ट्वीट किया जिसमें कहा, विपक्ष का नेतृत्व करना किसी की बकौती नहीं। और कांग्रेस पिछले 10 साल में 90% चुनाव हार चुकी है। लोकतंत्र में कोई भी विपक्ष का नेता बन सकता है, कोई भी विपक्ष की कमान संभाल सकता है, यह उनका ट्वीट का अर्थ है। यह टिप्पणी सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका को मोदी का मुकाबला करने में असक्षम बताने और कांग्रेसियों को गांधी परिवार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाने वाली है। तभी सोनिया गांधी के विरोध का झंडा उठाने वाले नटवर सिंह ने भी ममता बनर्जी की हर बात का समर्थन करके आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नहीं है। कहां है कांग्रेस? और यूपीए तो है ही नहीं। और तृणमूल कांग्रेस के नेता ने तुरंत जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यूपीए तो चुनाव के लिए था, सरकार बनाने के लिए था, सरकार नहीं रही तो यूपीए कहां। तो एक तरह से जो यूपीए के घटक दल है उनको ममता न्योता दे रही है कि आइए नया गठबंधन बनाएं। 10 जनपथ ने उनकी इस साजिश को तुरंत भांपा और कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दिए कि वे ममता को मुंह तोड़ जवाब दें।
लोकसभा में विपक्ष के नेता जो खुद भी बंगाल से आते हैं, अधीर रंजन चौधरी ने तुरंत टिप्पणी की कि वह नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है और अब यह साजिश खुल चुकी है कि बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ममता और मोदी की साजिश के अंतर्गत हुआ था। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि कांग्रेस को कमजोर करने यानी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने का लक्ष्य मोदी और ममता का दोनों का एक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरा समझदार टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ दोषारोपण करने की बजाय सरकार के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए और वह इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण करने से सरकार यानी मोदी के हाथ ही मजबूत होंगे। कपिल सिब्बल हालांकि इस समय 10 जनपद की कोठरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपीए की आत्मा है। एक तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो यूपीए है और कांग्रेस नहीं है तो यूपीए नहीं है। एक तरह से ये अटैक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी। कपिल सिब्बल के बयान को समझने की जरूरत है, ट्विस्ट वाला बयान है। अपन फिर प्रशांत किशोर पर लौटते हैं। 2015 के बाद जब मोदी ने उन्हें छोड़ दिया था तो वह राहुल गांधी के पास गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव की विफल रणनीति के बाद राहुल गांधी ने भी उन्हें छोड़ दिया था। अब वह मोदी और राहुल दोनों से दुश्मनी पाले हुए हैं। प्रशांत किशोर की मोदी और राहुल के प्रति कुंठा ममता बनर्जी के लिए कारगर साबित हो रही है, क्योंकि वह उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाने के सपनों के साथ उनके लिए ब्रोकर जैसा काम कर रहे हैं। वह गोवा से लेकर मेघालय तक कांग्रेस के नेताओं को ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल कराने के लिए हेड हंटर के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इसको सफलतापूर्वक किया है। गोवा में, मेघालय में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, सब जगह उन्होंने कई बड़े नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करवाया। राहुल गांधी और मोदी के विरोधी प्रशांत किशोर की तरह ममता बनर्जी ने गांधी परिवार और अब मोदी के भी एक और विरोधी सुब्रमण्यम स्वामी से भी हाल ही में मुलाकात की है। गांधी परिवार और मोदी विरोधी यशवंत सिन्हा पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वह उन लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं जो मोदी और गांधी दोनों के विरोधी हों। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि वह महाराष्ट्र कांग्रेस में कितनी बगावत करवा पाती है और वहां राजनीतिक समीकरण बदलकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। शरद पवार क्या भूमिका निभाते हैं, ठाकरे परिवार क्या भूमिका निभाता है, क्या ये दोनों पार्टियां ममता के साथ आ जाएंगी और एक नया राष्ट्रीय गठबंधन बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। आज इतना ही। नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार।